हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, मैनेजमेंट और टाइप्स को एक एक करके कवर करेंगे। पेप्टिक अल्सर को पढ़ने से पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक समझना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक से। जो हमारे पास स्टमक होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। ये हमने पढ़ा है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर एंड सीरोसा। ये जो 4 लेयर्स होती है वो प्रेजेंट होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर। सबसे जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो होती है म्यूकोसा एंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सीरोसा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूकोसा को। म्यूकोसा क्या होती है? इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक लाइनिंग, यानी कि जो स्टमक की लाइनिंग है उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है म्यूकोसा। फूड के कांटेक्ट में आने वाली जो सबसे फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है स्टमक की वो होती है म्यूकोसा, और म्यूकोसा डाइजेस्टिव एंजाइम और HCl भी रिलीज़ या फिर सीक्रेट करती है। द सरफेस ऑफ स्टमक हैव अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम सेल नोन एज म्यूकोसा सेल्स, यानी कि जो स्टमक होता है उसकी जो सिंगल लेयर्स होती है ना वो कॉलमनार एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जिनको हम म्यूकोजल सेल भी बोलते हैं। वो जो म्यूकोजल सेल्स होती है वो सीक्रेट करती है थिक म्यूकस को, एंड म्यूकस जो होता है वो कवर करता है स्टमक को और उसको प्रोटेक्ट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूसेस से डैमेज होने से। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आगे। द बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट बाय द सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स एक्ट टू न्यूट्रलाइज एसिड, यानी कि जो म्यूकोजा होती है उसकी जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज़ करती है ताकि जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। नेक्स्ट बात करेंगे सब म्यूकोसा की। जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है वो है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द म्यूकोसा, यानी कि जो सब म्यूकोसा होती है उसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो कि न्यूट्रिशन और जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है वो प्रोवाइड कराती है मसल्स को। नेक्स्ट है मस्कुलरिस। इज़ अ लेयर ऑफ मसल, इट हेल्प्स स्टमक वॉल टुगेदर टू हेल्प मूव पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्मॉल बोवेल। जो मस्कुलरिस लेयर होती है वो जो फूड का मूवमेंट है बोवेल के अंदर वो करवाने में हेल्प करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। सीरोसा इज़ द स्ट्रॉन्ग आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक, इट कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो सीरोसा होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। ये हमने कुछ स्टमक का इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशंस है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? इट इज़ एन अल्सरेशन वुंड ऑफ लोअर ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनियम, यानी कि ईसोफेगस, स्टमक और जो ड्यूडेनियम है हमारे पास इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो, इन तीनों के अंदर अगर कोई भी वुंड या कोई भी घाव, वुंड और कोई भी अल्सर देखने को मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्सरेशन। और क्योंकि ये अल्सर स्टमक में हुआ है इसलिए हम इसको बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। एन अल्सर अकर when the lining or mucous membrane of organ damage to the point where epithelial cell exposed to gastric acid. These secretion lead to perforation and ulcer. यानी कि जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो जो होती है वो आपको पता ही होगा कि सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और क्या बोलते हैं ना, एक कवरिंग प्रोवाइड कराती है जो कि गैस्ट्रिक जूस से बचाती है हमारी स्टमक को। तो जब भी किसी भी ऑर्गन की जो म्यूकस लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है और जो गैस्ट्रिक जूसेस है और गैस्ट्रिक एसिड है वो कांटेक्ट में आ जाते हैं एपिथेलियल सेल के, तो वहाँ पे एक परफोरेशन या फिर अल्सर हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर या फिर अल्सर। परफोरेशन का मतलब होता है एक होल क्रिएट हो जाना। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और लिखा है पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर अकर व्हेन द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन द फैक्टर्स दैट प्रमोट म्यूकोजल इंजरी, यानी कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है? एक जो नॉर्मल बैलेंस होता है हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स का जो म्यूकोजल इंजरी को प्रमोट करते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स का जो म्यूकोजल इंजरी को इनहिबिट करते हैं,
उन दोनों फैक्टर्स के बीच में जब कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा तब उस कंडीशन की वजह से पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर की। सो टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर जो है वो हमने डिवाइड कर रखे हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। सो सीवियरिटी के बेसिस पे जो पेप्टिक अल्सर है वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड है। जो फर्स्ट टाइप है वो है एक्यूट पेप्टिक अल्सर, सेकेंड टाइप है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। सो एक्यूट पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं। यूजुअली सुपरफिशियल इन्वॉल्व्स ओनली द म्यूकोजल लेयर। एक्यूट पेप्टिक अल्सर के अंदर जो म्यूकोजल लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सिर्फ वही कांटेक्ट में आती है और ये यहाँ पे जो अल्सर या फिर यहाँ पे जो वुंड होता है वो इतना सीवियर नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रोनिक पेप्टिक अल्सर के बारे में। इट इज़ डीप, इट इन्वॉल्व्स बोथ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा समथिंग, दिस कैन बी सीरियस एंड लीड्स टू परफोरेशन। यानी कि जो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर होता है वो एक ही लेयर को नहीं 3-4 लेयर को इन्वॉल्व कर लेती है अपने अंदर, और जो परफोरेशन क्रिएट होती है, यहाँ पे देख परफोरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। परफोरेशन यानी कि कोई भी डैमेज जब इतना बढ़ जाए कि वो मेम्ब्रेन के अंदर एक होल क्रिएट कर दे तो उसको हम लोग बोलेंगे परफोरेशन। नाउ जो नेक्स्ट टाइप है वो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सो पेप्टिक अल्सर के लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स हैं, ड्यूडेनल अल्सर, ईसोफेजियल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। सबसे जो पहला है हमारे पास वो है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है? एन अल्सर इन द म्यूकोजल वॉल ऑफ स्टमक। जो म्यूकोजल वॉल होती है स्टमक की, उसके अंदर अगर अल्सर देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट बात करेंगे ड्यूडेनल अल्सर के बारे में। अब ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है? अगर इन द लाइनिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है मेम्ब्रेन्स की, उनके अंदर अगर आपको कोई भी अल्सर देखने को मिल रहा है तो उसको बोलेंगे ड्यूडेनल अल्सर। नेक्स्ट बात करेंगे ईसोफेजियल अल्सर की। सो ईसोफेजियल अल्सर क्या होता है कि जो पेप्टिक अल्सर डेवलप जस्ट अबाउट स्टमक, यानी कि जो स्टमक से अपर पार्ट होता है ईसोफेगस का, ईसोफेगस के पार्ट के अंदर अगर कोई भी वुंड या अल्सर देखने को मिल रहा है तो उसको बोलेंगे ईसोफेजियल अल्सर। अब हम बात करेंगे ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स की। सो ईटियोलॉजिकल फैक्टर या फिर रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी वजह से पेप्टिक अल्सर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो भी रीजंस या फिर जो भी कॉजेज़ है उनकी हम बात करेंगे। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक है ये एक बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन कॉज कराता है हमारे बॉडी के अंदर और पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। दिस बैक्टीरिया कॉज 90% ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। जो 90% गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन की वजह से ही होते हैं। एंड 75% ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। जो 75% ड्यूडेनल अल्सर होता है उनका भी कारण हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन ही है। जो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे रहता है? जो म्यूकस होता है उसके अंदर, उसकी लाइनिंग के अंदर ये रहता है ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडेनम एंड प्रोड्यूस यूरिएस एंजाइम। और ये जो है यूरिएस एंजाइम जो है प्रोड्यूस करता है। यूरिएस एंजाइम क्या करता है? दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करती है बाय मेकिंग इट लेस एसिडिक, और उसको लेस एसिडिक बनाती है। टू कंपनसेट दिस, इसको कंपनसेट करने के लिए, यानी कि इसके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी होती है या फिर हमारी बॉडी का जो स्टमक वाला पार्ट होता है वो मोर एसिड प्रोड्यूस करता है, और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से जो स्टमक की लाइनिंग है उसके अंदर डैमेज देखने को मिलता है। सो इस तरीके से ये जो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है ये इस तरीके से पेप्टिक अल्सर कॉज करवाता है। एच पाइलोरी आल्सो कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड अल्सर। जो हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो हमारे पास इन्फ्लामेशन और अल्सर दोनों चीज़ों को कॉज करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉज है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है या फिर जो NSAIDs होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है पेप्टिक अल्सर को कॉज करवाने के लिए। अब जो NSAIDs होती है वो पेप्टिक अल्सर कैसे कॉज कराती है वो पढ़ते हैं। इनकरेज अल्सर फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टोग्लैंडाइन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनके जो सीक्रेशन होता है
उसको रोकती है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इस वजह से जो है बॉडी के अंदर पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ग्रुप ऑफ लिपिड एंड हार्मोन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो लिपिड और हार्मोन का ग्रुप होता है विच और बॉडी मेक्स एट द साइट ऑफ टिश्यू वेयर देयर इज़ अ डैमेज और इन्फेक्शन अकर। बॉडी में किसी भी टिश्यू के पार्ट के जो डैमेज होता है और इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडाइंस है वो रिलीज़ करती है बॉडी। जब इन प्रोस्टाग्लैंडाइंस का जो सीक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा या फिर जब रुक जाएगा तो बॉडी के जो सेल्स और टिश्यू है उनके अंदर डैमेज देखने को मिलेगा। उस डैमेज की वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। नेक्स्ट जो अगला कारण है हमारे पास वो है ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा HCl का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज़ हैं हमारे पास। एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्पाइसी फूड। अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा तीखा खाना खा रहा है या स्पाइसी फूड का इंटेक कर रहा है तो उसके अंदर भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हाई रहते हैं। हाइपर सीक्रेटरी सिंड्रोम। अगर किसी को हाइपर सीक्रेटरी सिंड्रोम है तो उसके अंदर भी चांसेस हाई रहते हैं। हेरिडिटरी फैक्टर्स, यानी कि ये जो है ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन एंड मेंटल स्ट्रेस, ये तीनों भी एक मेन कारण है पेप्टिक अल्सर का। सो आई होप आपको जो भी कॉजेज़ थे वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। सो पैथोफिजियोलॉजी जो होती है पेप्टिक अल्सर की वो क्या होती है? ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जितने भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स है या जो भी कॉजेज़ हैं उनकी वजह से बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज़ होगा। हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज़ होता है मास्ट सेल से, और हिस्टामिन रिलीज़ होने की वजह से क्या होगा? स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ मोर एसिड। जो हिस्टामिन होता है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन कराने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, और एसिड का ओवर सीक्रेशन होने की वजह से पाइलोरिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन, डैमेज म्यूकोसा मेम्ब्रेन नॉट केपेबल ऑफ सीक्रेटिंग इनफ म्यूकस। जो पाइलोरिक डिसफंक्शन की वजह से जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी, और डैमेज म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। म्यूकस प्रोड्यूस ना होने की वजह से जो स्टमक है उसकी लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करेगा? कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि म्यूकस जो है वहाँ पे सीक्रेट नहीं हो रहा है। इस वजह से जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर डैमेज देखने को मिलेगा और अल्सर देखने को मिलेगा। उसकी वजह से अल्सरेशन देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो करता है एक पेशेंट अगर उसको पेप्टिक अल्सर है। सबसे जो पहला साइन एंड सिम्टम है वो है हेमेस्टिमेसिस, यानी कि वॉमिटिंग ब्लड। पेशेंट को ब्लड वॉमिट करेगा, वो उसकी वॉमिटिंग के अंदर आपको ब्लड देखने को मिलेगा। हर्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन और हर्ट बर्न भी देखने को मिलेगा। इंक्रीज HCl लेवल, जो HCl लेवल है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगा। नौशिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंक्रीज HCl, स्ट्रोक। इसके साथ में डायरिया और वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स थे। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस की, यानी कि कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं पेप्टिक अल्सर का पता लगाने के लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, एंडोस्कोपी, एनालिसिस ऑफ स्टूल स्पेसिमेन फॉर ऑक्यूल्ट ब्लड, यानी कि जो स्टूल एनालिसिस है वो यहाँ पे किया जाता है। गैस्ट्रिक सीक्रेटरी स्टडीज़ एंड बायोप्सी की जाती है। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है, एंड ब्रेथ टेस्ट में आल्सो डिटेक्ट H. पाइलोरी। जो H. पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए ब्रीदिंग का टेस्ट भी यहाँ पे किया जाता है। जो नेक्स्ट सर्जरी होती है हमारे पास वो होती है बिलोर्थ फर्स्ट एंड बिलोर्थ सेकंड। जो बिलोर्थ फर्स्ट होती है उसके अंदर स्टमक को रिमूव कर दिया जाता है और ईसोफेगस को ड्यूडेनियम से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं
एनास्टोमोज्ड एंड जो बिलो सेकंड होता है उसके अंदर एनास्टोमोसिस ऑफ स्टमक विद जेजुनम, यानी कि स्टमक को जेजुनम वाले पार्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है और ड्यूडेनम को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। सो आई होप आपको पेप्टिक अल्सर समझ आया होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग लाइब्रेरी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।